आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन 1817 के दशक से 1947 तक का जो युद्ध हुआ था, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो प्रयास हुए थे, वो कहलाता है राष्ट्रीय आंदोलन। इससे पहले आपने पढ़ा था, देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, और भारत की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कौन कौन से आंदोलन चले थे, ये सब इनसे पहले पाठों में आपने पढ़ा है। तो जो ये राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसकी जो मुख्य लड़ाई थी वहीं से इसको माना जाता है। 1915 ईस्वी में 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। कब? 1915 में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था बच्चों? ये 1905 में हुआ था। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसने किया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। देखो, ये ऐसे नारे थे जिनको सुनते ही एक उत्साह भारतवासियों में जाग जाता था आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो ये विभिन्न हमारे महान जो नेता थे, उन्होंने ये नारे दिए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जलियांवाला बाग जो है, ये पंजाब में पड़ता है। तो बैसाखी का दिन था और निहत्थे लोगों पे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि पे गोलियां चलवा दी थी जनरल डायर ने, जिसमें बहुत अधिक नरसंहार हुआ था। ठीक है। और रॉलेट एक्ट क्या है? देखो, यह एक कानून है बच्चों, जिसमें केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंद किया जा सकता है, और यह 1919 में पारित हुआ था। एक कानून है। देखो, वैसे आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को दोषी कब माना जाता है? जब उस पर बहुत लंबे समय तक मुकदमा चलता है, दोनों पक्ष के वकील, वार्ता होती है, चर्चा होती है, और अंत में जब जज निर्णय सुनाता है कि हाँ ये अपराधी है, तब उसको अपराधी माना जाता है। लेकिन रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें केवल संदेह के आधार पर ही व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको सीधे बंद किया जा सकता था। देखो कितनी बड़ी वो थी। वो किसी पे भी संदेह होता था तो पकड़ के उसको जेल में डाल देते थे। इसलिए इसका भी भारतवासियों ने विरोध किया था। ऐसे ही साइमन कमीशन जो था, ये भारत का भविष्य के फैसला करने के लिए 1927 ईस्वी में एक गठित किया गया आयोग था बच्चों। परंतु विडंबना देखो, भारत के भविष्य का फैसला होना है, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, सारे ब्रिटेन के लोग थे। तो क्या वो भारत के हित की बात करेंगे? इसलिए भारतवासियों ने काले झंडे दिखा करके साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगा करके इस साइमन कमीशन का विरोध किया। ये एक आयोग था जो भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए 1927 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया था। टिप्पणी है, देखो, चौरी चौरा कांड और डांडी यात्रा। राष्ट्रीय आंदोलन में इन दोनों जो पॉइंट हैं, बहुत अधिक महत्व है इनका। अब ये चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा एक जगह है बच्चों, उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन चल रहा था और किसानों का शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था। पुलिस ने उन पर गोलियां चलवा दी। इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। जनता के अंदर वैसे ही गुस्सा भरा हुआ था। तो गुस्साई भीड़ ने क्या किया था, 1922 ईस्वी में चौरा चौरी नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक दरोगा और 21 सिपाही जल करके मर गए। बदला लेने की भावना थी किसमें? आंदोलनकारियों में, जो राष्ट्रीय आंदोलन लड़ रहे थे। क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले से ही दुखी थे, ऊपर से शांतिपूर्ण किसानों के जुलूस पर फिर गोलियां चला दी थी पुलिस ने। तो उन्होंने भी बदले की आग से इतने लोगों को मार दिया। लेकिन गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। उनको जब उन्होंने देखा कि आंदोलन बहुत हिंसक हो गया है, तो उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में रोक दिया। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगला पॉइंट है डांडी यात्रा। ये हुआ था बच्चों 1930 ईस्वी में। सरकार द्वारा नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी। अब आपको पता है, एक गरीब से गरीब मजदूर, किसान, किसी का भी भोजन का मुख्य अंग होता है नमक। तो नमक समुद्र के पानी से बनाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया और नमक बनाने पर रोक लगा दी। इससे सभी लोग बहुत दुखी हो गए। गांधी जी ने इस कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से डांडी मार्च प्रारंभ कर दिया। जब उन्होंने प्रारंभ किया तो केवल 79 सदस्य ही उनके साथ थे। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ते गई, उनके साथ गांव के गांव, स्त्री, पुरुष,
सब बच्चे उनके साथ शामिल होते गए और भीड़ बढ़ती गई। 240 किलोमीटर पैदल चल करके ये लोग कहाँ पहुँचे? डांडी नामक स्थान पर पहुँचे। और वहाँ 5 अप्रैल को यह दल जब डांडी नामक स्थान पर पहुँचा तो समुद्र के पानी से नमक बना करके गांधी जी ने इस कानून को तोड़ दिया। यही किससे नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में? डांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। अब 26 जनवरी 1930 का क्या महत्व है? देखो, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और यह माना गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे कब? 26 जनवरी 1930 को। लेकिन हमको स्वतंत्रता तो नहीं मिली। लेकिन यह जो 26 जनवरी की पवित्र तिथि थी सभी भारतवासियों को याद थी। इसलिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, वो पहले हो गया था नवंबर दिसंबर में, लेकिन लोगों ने इंतज़ार किया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, इस पवित्र तिथि को हमेशा याद रखने के लिए। तो 26 जनवरी 1930 का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। 26 जनवरी के दिन ही हमारा गणतंत्र जो देश बना, गणतंत्रात्मक देश बनाए। ठीक है। अब गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन से प्रमुख आंदोलन चलाए बच्चों? देखो, पहला तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1919 में, असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया 1942 में। ये 4 आंदोलन गांधी जी के बहुत महत्वपूर्ण थे और भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये निर्णायक हुआ और 1947 तक चला, तब हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र भारत जब हम स्वतंत्र हुए तो प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली कौन थे? देखो, ये दोनों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो मुसलमान भाइयों ने भी खिलाफत आंदोलन चलाया था देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो उसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। नाइटहुड क्या है? देखो, ये एक सम्मान है बच्चों जो ब्रिटेन के राजा रानी देते थे और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड सम्मान दिया गया था। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? इन्होंने चंपारण के किसानों के साथ, खेड़ा और अहमदाबाद के मजदूरों के साथ, जब ये भारत आए गांधी जी 1915 में, उसके बाद सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत उन्होंने चंपारण से, खेड़ा से और अहमदाबाद से की थी। रूस की क्रांति, कक्षा 9 आप पढ़ोगे, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति हुई थी बच्चों 1917 में। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं जो ये समय उनका ये रहा है। ठीक है। 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। अब है बाल, पाल, लाल से क्या तात्पर्य? ये तीनों हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। बाल से है बाल गंगाधर तिलक, पाल हैं बिपिन चंद्र पाल और लाल हैं लाला लाजपत राय। तीनों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है बच्चों? देखो, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। देखो, वैसे आपने देखा है कि मीडिया जो होता है, जो अखबार छपते हैं, जो न्यूज़ें आती हैं, ये इनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है। जो ये छापते हैं या जो न्यूज़ें ये आती हैं तो इसका बहुत असर पड़ता है जनता पे। तो इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था? रोक लगा दी गई थी प्रिंटिंग प्रेस पर, जिससे कि सरकार के विरुद्ध अगर कुछ भी छापा तुमने, अंग्रेजी सरकार के, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अगर आपने कुछ भी छापा तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस वाले की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। तो कौन छापेगा ऐसे में डर के मारे? तो क्या वो सही बात है? जो वास्तविक में उनकी कमियां थी वो तो छपनी चाहिए, तभी तो जनता तक सही बात पहुंचेगी ना, तभी तो उन अखबारों का फायदा है। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ऐसा था जिसने प्रिंटिंग प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा रखी थी। ठीक है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 10th क्लास में भी ये प्रश्न आता है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अभी आपने देखा 1914 से 1918 तक, तो इसका क्या असर पड़ा भारत के आर्थिक
विकास पर। देखो, अभी तक सारा सामान ब्रिटेन से भारत में आ रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो गया तो उसका पूरा ध्यान युद्ध में था। अब वहाँ से विदेशों से जो सामान भारत में आ रहा था बंद हो गया आना। अब भारतवासियों की मांग को पूरा करने के लिए भारत का उत्पादन एकाएक बढ़ने लग गया, क्योंकि अब भारत की मांग विदेशों से पूरी नहीं हो रही थी तो देश के उत्पादन होने लगा। इसके अलावा जो युद्ध में लगे हुए थे, युद्ध की सामग्री मांग करने लगे वो भी भारत से, कि हमारे लिए घोड़े की जीन है, सिपाहियों की ड्रेस है, दवाइयाँ हैं, पट्टियाँ हैं, बना के दो। तो जिसके कारण एकाएक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का आर्थिक विकास बढ़ गया, उत्पादन एकाएक बढ़ने लगा। ठीक है। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? इसमें ये मांग थी कि मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि लीग का मुसलमानों को ही माना जाए। चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। आपने देखा कि असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने, असहयोग का मतलब होता है कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग न करना। इनका सहयोग ही नहीं करोगे तो ये कैसे राज्य चलाएंगे। 1920 में ये शुरू किया था और जब चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है। उनका मानना था कि यदि सरकार का सहयोग नहीं किया जाएगा तो इनको मजबूर होकर के भारत को स्वतंत्र करना होगा। तो इस आंदोलन के क्या परिणाम हुए बच्चों? जब ये असहयोग आंदोलन चला, हो सकता है कि अगर चौरी चौरा कांड नहीं होता, असहयोग आंदोलन चलता, तो शायद हम बहुत पहले स्वतंत्र हो चुके होते 1922-23 में ही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन क्या परिणाम हुए देखो इसमें, जब ये आंदोलन चल रहा था विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए बच्चों, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों की जो उपाधियां जैसे नाइटहुड की उपाधि, ऐसी उपाधियां जो अंग्रेज देते थे उनको वापस लौटा दिया, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। नहीं लेंगे हम विदेशी कपड़े, हम स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, ये कहा भारतवासियों ने। अनेक किसान व युवा बड़ी संख्या में आंदोलन में कूद पड़े और देश भर में संचार और राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले होने लगे। तो ये असहयोग आंदोलन के जो परिणाम थे, इसके परिणाम स्वरूप पूरी अंग्रेज सरकार हिल गई। ठीक है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? अभी आपने दांडी यात्रा पढ़ी थी ना, क्योंकि नमक जो था एक गरीब से गरीब के भोजन का भी मुख्य तत्व होता था। इस पर कर वसूल करना एक जुर्म था, इसलिए गांधी जी ने इसको तत्काल दांडी यात्रा करके इस कानून को तोड़ दिया। ठीक है। 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। अब देखो बच्चों, ये तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए, हमारे कई नेता मारे गए, कई नेताओं को फांसी दी गई, है ना। कितने अत्याचार लोगों ने सहे, महिलाओं ने अपने जर जेवर सब दे दिए, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए। बहुत अधिक कष्ट के बाद हमको आज़ादी मिली है बच्चों, और इस आज़ादी को आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हमने अभी भी अपने देश की एकता को, अखंडता को बनाए नहीं रखा तो अभी भी हमको गुलाम फिर से ये बना सकते हैं विदेशी ताकतें। ठीक है। इसलिए यह आज़ादी हमको बहुत सरलता से नहीं मिली है, बहुत मुश्किल से हमको मिली है। जब हम आज़ाद तो हो गए बच्चों, लेकिन देखो अंग्रेज जाते जाते फूट डाल गए हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और उन्होंने हिंदू मुसलमानों से कहा कि, मुसलमानों को भड़का दिया कि अगर तुम हिंदुओं के देश में रहोगे तो आपको पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी, और उनको अलग देश की मांग करने के लिए उकसा दिया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग उठने लगी और बहुत सारे देखो देश का बंटवारा हुआ, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। हमारे यहाँ से आधे लोग जो मुसलमान थे पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के जो हिंदू थे वो भारत आए। इस प्रकार से देश का बंटवारा होने से गांधी जी बहुत दुखी थे, वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन जो देश का बंटवारा हुआ उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। आप देख रहे हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा दुश्मनी बनी रहती है। अगर हम एक ही देश होते तो शायद यह नहीं होता। इस प्रकार हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जो था बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूरा हुआ।